आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले बिहार का कोरोना अपडेट स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार क्या है यह जानिए। और इस वक्त सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं पिछले 24 घंटे में 6,541 कोरोना मरीज मिले हैं। एक बार पटना में सबसे ज्यादा इस बार 2,116 मरीज मिले। और इसी तरीके से अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो 427 केस और 298 मरीज मिले हैं। इधर एक्टिव केस की जो संख्या है वो 35,000 से ज्यादा हो गई है। और इनमें से 13,000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो सिर्फ राजधानी पटना में हैं। अच्छी बात यहां पर यह है कि 99% कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेशन में हैं। और ज्यादातर लोग जो हैं जिनमें सिम्टम नहीं है या फिर उनमें जो सिम्टम है वो माइल्ड इंफेक्शन के तौर पर हैं। और चलिए आपको अब ग्राफ दिखाते हैं कि बिहार में कोरोना की जो रफ्तार है वो कैसे कैसे बढ़ी है। अब 10 जनवरी से हम शुरू करते हैं कि ये बढ़ता ग्राफ क्या कहता है। देखिए 10 जनवरी को 4,737 मामले सामने आए। 11 जनवरी को यही मामला लगभग 6,000 यानी 5,908 तक पहुंच गया। 12 जनवरी को 6,413 केस आए। ये संक्रमितों की संख्या हम बता रहे हैं। 13 जनवरी को 6,393। तो 14 जनवरी को 6,541 केस हो गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो पिछले 3 दिनों से लगातार 6,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या 35,000 के पार है। लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। ये पटना की मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर है। ना तो सब्जी खरीदारों के चेहरे पर मास्क है और ना दुकानदारों के। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत करिए। ये हाल तब है जबकि राज्य में कोरोना के 6,000 से ज्यादा केस रोज आ रहे हैं। एहतियातन पटना डीएम ने मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनीबाग स्टेडियम में शिफ्ट करवा दिया था, मगर यहाँ के सब्जी विक्रेताओं ने डीएम के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए दोबारा से अपनी दुकानें मीठापुर सब्जी मंडी में सजा ली है। सिर्फ दुकान लगाने को लेकर दादागिरी नजर नहीं आ रही है, बल्कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको भी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिना मास्क के देख सकते हैं कि अत्यधिक लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सब्जी की खरीदारी करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी गैदरिंग उतनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ती है यहाँ पे भीड़ जो है वो बढ़ती जाती है। और जिला प्रशासन ने इसी को ध्यान में रखते हुए इस सब्जी मंडी को जो है यहाँ से गर्दनीबाग स्टेडियम में शिफ्ट किया था। अब एक तस्वीर पटना के बांकीपुर बस स्टैंड की भी देख लीजिए। ना तो बसों के स्टाफ मास्क लगाए हुए हैं, ना ही अधिकतर यात्रियों के चेहरे पर मास्क है। अभी बिना मास्क के अरे भागने से क्या मतलब, भागिए नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बिना मास्क का नहीं रहना है? क्यों नहीं मास्क आखिर लगा रहे हैं? जी मास्क तो लगाते हैं पर भूल गए हैं। एक तो चेहरे पर मास्क नहीं और जब सवाल करो तो अजीब अजीब जवाब देते हैं। ये मास्क से कम थोड़े है। गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी ले जा रहे हैं। हम लोग प्रदेश से आ रहे हैं साहब। तो बिना मास्क का तब तो और ज्यादा खतरनाक बात है। नहीं ये चेक करवाएं आप। ये हाँ चेक करवाएं। देखिए ये नौजवान यहाँ पे अभी मास्क सब निकाले हैं, अभी जस्ट निकाले हैं। आपके मित्र लोग तो लगाए हुए हैं। दिक्कत है इसलिए निकाले हैं। थोड़ा क्या दिक्कत हो रही है? आपके थोड़ा मित्र लोग तो लगाए हुए हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, पॉकेट में निकाल के रखे हैं। आम लोगों की लापरवाही के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी देख लीजिए। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए कोविड जांच केंद्र बनाया गया है, लेकिन जांच तो तब होगी ना जब वहां कोई जांचने वाला होगा। कोविड जांच के लिए कोविड सेंटर बनाया गया है, वो खाली है। कहीं से भी कोई जांच नहीं हो रही है। जो यात्री है वो आराम से निकलकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं से कोई जांच नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर यहाँ पर कोविड का जांच केंद्र बनाया गया, आपको कोई जांच हुई क्या? कहाँ से आ रहे हैं? करने का चाह रहे हैं। जांच कोई हो रही है यहाँ पर क्या? नहीं है कि करवाओ, केवल बैठा रहता ओनली फॉर शो। सवाल है कि अगर इसी तरह से लोग लापरवाही बरतते रहें तो कोरोना की रफ्तार कैसे कम होगी। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष सिन्हा, पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
इधर गोपालगंज में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 2 मॉल सील कर दिए गए हैं। जब प्रशासन की टीम पहुंची तो दोनों मॉल खुले थे। बड़ी संख्या में वहां ग्राहक मौजूद थे और प्रशासन ने मॉल के मैनेजर को कड़ी चेतावनी दी और मॉल को सील कर दिया। सीओ ने बताया कि सरकार और प्रशासन की गाइडलाइंस न मानते हुए मॉल को खोला गया था और अगर अब मॉल खुले हुए मिलेंगे तो मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। नीचे से सिक्का रखिए ना, नीचे से। और स्टाइल अप, ये 2 मॉल ऐसे यहाँ ऐसे थे जो दुकान खुली हुई थी और सरकार का स्पष्ट आदेश है कि जितने भी मार्केट में जो मॉल हैं वो सभी प्रतिष्ठान जो मॉल के रूप में है सभी बंद रहेंगे, लेकिन इन लोगों द्वारा बंद नहीं करके खुला हुआ था, इसलिए आज इस दुकान दोनों मॉल को सील किया। रिटायर्ड IAS और लेखक दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करने पर बिहार में सियासी उबाल है। बीजेपी ने जहां पटना में दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज कराया तो JDU दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री वापस लेने की मांग पर अड़ा है। सम्राट अशोक पर की गई लेखक दया प्रकाश सिन्हा की विवादित टिप्पणी ने जाड़े के मौसम में बिहार की सियासत को गरमा दिया है। दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से क्या की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज करा दिया। संजय जायसवाल ने यह भी साफ कर दिया कि दया प्रकाश सिन्हा कभी भी बीजेपी में नहीं रहे। विकिपीडिया के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश हुई कि वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं। सम्राट अशोक जी के जन्म दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसके पहले किसी को ध्यान नहीं था और हम लोगों ने किया था। और औरंगजेब जैसे आताताई से जो ये इतिहास रहा है 1000 वर्षों में मुगलों का, मंगोलों का, उन आताताइयों से सम्राट अशोक की तुलना करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दुर्भावना से प्रेरित है। वहीं दूसरी ओर JDU के नेता दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि औरंगजेब से सम्राट अशोक की तुलना करना अपमानजनक है। इतिहास लेखन एक बड़ी समस्या बन गई है और इतिहास लेखन में एक बात को विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है कि सत्य को अपने एंगल से या अपने दृष्टिकोण से लोगों के सामने इतिहास को नहीं रखा जाए। दया प्रकाश सिन्हा की विवादित टिप्पणी का विरोध सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं हो रहा है, आम लोग भी जगह जगह विरोध जता रहे हैं। गुरुवार को बिहार के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार की सियासत में मकर संक्रांति का महत्व बहुत खास रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से सियासी दही चूड़ा का भोज इस साल भी ग्रहण उस पर लग गया। हाथों में पतंग, लटाई और धागा सब कुछ है, लेकिन पतंगबाजी करने की हसरत पूरी ना हो सकी। वजह है कोरोना। कोरोना ने सिर्फ इन लड़कों को ही मायूस नहीं किया है, मकर संक्रांति पर बिहार की सियासी हलचल को भी फीका कर दिया है। 22 साल से मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का भोज देने वाले JDU के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस बार बड़े स्तर पर कोई भोज नहीं दिया। हाँ, अपने साथ रहने वाले कुछ लोगों के साथ चूड़ा दही का भोज कर रस्म अदायगी जरूर की। कोई मतभेद नहीं दिखाई पड़ता था। अलग अलग विचारधारा में अलग अलग ढंग से चलने वाले लोग, अलग अलग तरीका से राजनीतिक पार्टी चलाने वाले लोग भी एक साथ शामिल होते थे। यही तो इस पर्व की खूबसूरती थी, यही इसकी महत्ता थी और आज उसको हम लोग मिस जरूर कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि जल्द ही कोरोना का संकट खत्म होगा और अगले वर्ष से फिर हम लोग मिलने का काम करेंगे, बड़े पैमाने पर काम करेंगे। JDU प्रवक्ता अजय आलोक भी याद करते हैं कि कभी मकर संक्रांति पर यहां हजारों की भीड़ जुटा करती थी। कार्यकर्ता से लेकर CM तक एक साथ बैठकर खाते थे। ये दादा का निवास है वशिष्ठ नारायण सिंह का, तो भगवान शंकर की इन पर अद्भुत कृपा है
और 14 जनवरी को यहाँ सांप, नेवला, छुछुंदर से लेके आदमी से लेके सब प्राणी एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, सब कुछ भूल के नववर्ष की कामना करते थे। ये इनका प्रताप है। इस साल कोरोना ने थोड़ा ग्रहण लगा दिया, अगले साल इससे भी ज़्यादा भव्य हम लोग हर साल से ज़्यादा भव्य आयोजन करेंगे। कुछ इसी अंदाज में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर ने भी अपने नजदीकियों के साथ चूड़ा दही खाकर मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया। मकर संक्रांति के बिहार में दही चूड़ा अक्सर राजनीति में कुछ नई सुगबुगाहट, कुछ नई खबर लेकर आता है। तो फिलहाल इस बार कोविड के कारण दही चूड़ा का बृहद स्तर पर आयोजन नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बिहार के डिप्टी सीएम के जो कटिहार आवास है वहाँ ये आयोजन हुआ है और कुछ चुनिंदे लोगों के साथ डिप्टी सीएम दही चूड़ा ले रहे हैं। बिहार में बड़े स्तर पर चूड़ा दही का भोज देने वाले लालू परिवार ने इस बार दिल्ली में मकर संक्रांति मनाया। कोविड की वजह से मीसा भारती के आवास पर सिर्फ परिवार के लोग ही जुटे। सब लोग यहाँ एकत्रित हुए तो हम भी आ गए यहाँ। प्रत्येक साल लालू जी पटना में मनाते थे मकर संक्रांति, लेकिन कोविड स्वास्थ्य को नहीं ठीक है पिताजी का, और साथ में कोरोना भी है, तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं करना है। कुल मिलाकर कहें तो मकर संक्रांति पर कोरोना संक्रमण का असर दिखा और सियासी चूड़ा दही भोज पर ग्रहण लग गया। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, कटिहार से सुब्रत गुहा और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। इधर सुपौल के एसएसबी कैंप में करंट लगने से 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 9 झुलस गए। इनमें से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है और सभी को इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया है। सभी जवान ट्रेनिंग ले रहे थे और इसी दौरान टेंट को शिफ्ट करने के दौरान हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए और 3 जवान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद एसएसबी के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा है। पिपरा जंगल में छापेमारी की गई और शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। दोनों विभाग कानून को लेकर सरकार की ओर से जारी आदेश का पूरी मुस्तैदी से पालन करने में जुटे हुए हैं। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों और इसका अवैध निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसमें उत्पाद विभाग को सफलता भी मिल रही है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पिपरा जंगल में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने 35 लीटर देसी शराब को जब्त कर लिया। साथ ही साथ शराब बनाने के लिए रखे गए 800 किलो महुआ जावा तथा 2 भट्टियों को भी नष्ट कर दिया। कार्रवाई की भनक लगते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग की टीम शराब का अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं की तलाश कर रही है। इस तरह की कार्रवाई के बाद से शराब का अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। यदि उत्पाद विभाग और पुलिस इसी तरह से शराब के खिलाफ अभियान चलाती रही तो इससे जुड़े माफिया और तस्करों को मजबूर होकर शराब के अवैध कारोबार को छोड़ना पड़ेगा। और गया में भी 25 लाख से ज्यादा की शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने जब तलाशी ली तो बिस्किट के पैकेट में छिपाकर 250 कार्टन शराब मिली और इसके अलावा एक कार से भी 384 बोतल शराब मिली है। गया में उत्पाद विभाग ने वाहन जांच के दौरान बिस्कुट लदे ट्रक से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। बरामद शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने डोभी थाना के समीप वाहन जांच के दौरान ट्रक की तलाशी ली। इसी दौरान शराब का पता चला। ट्रक चालक ने पूछताछ में बताया कि शराब धनबाद से वैशाली के लिए भेजी जा रही थी। उत्पाद विभाग ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार चालक वैशाली जिले के लालगंज का निवासी बताया जा रहा है। उत्पाद विभाग शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गया है। यदि प्रशासन की ओर से शराब माफियाओं के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई जारी रही तभी राज्य में शराबबंदी कानून को सफलता से लागू किया जा सकेगा। सिवान में इंटर की छात्राओं ने शिक्षकों पर वसूली का आरोप लगाया है। नौतन प्रखंड के कोऑपरेटिव हाई स्कूल की छात्राओं का कहना है कि प्रैक्टिकल की परीक्षा में नंबर देने के लिए 200 से 300 रुपए की वसूली की जा रही है। उनका कहना है कि प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि अगर रुपए नहीं दिए तो नंबर नहीं मिलेंगे और यह वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि स्कूल की शिक्षिका ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है। हम लोग के सामने पैसा जमा हो रहा था। हम लोग नहीं लाए थे, सर लाए थे तो हम लोग को रिटर्न गए घर, तो आज लेकर आए हैं।
आज देखिए पैसा लेकर आए हैं और देखिए ये कहने के बावजूद भी वो सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग पैसा नहीं दिए। हमसे तो कोई बात ही नहीं हुआ है, अभी हम आकर के शिक्षक लोगों से बात कर रहे हैं। कल का बात है, तो जो भी ये लड़कियां कह देंगे वही बात सही हो जाएगा। आपके स्कूल की लड़कियां ना, आप बताइए आप नहीं सुन रहे हैं? क्या चीज? पैसा नहीं ले रहे हैं? नहीं। महान आंचलिक साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चित उपन्यास मैला आंचल का जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में जापानी भाषा में लोकार्पण किया गया। अब रेणु के मैला आंचल को जापानी भाषा में भी पढ़ा जा सकेगा। दोरोनो सुसो जापानी भाषा में यही नाम है फणीश्वर नाथ रेणु के चर्चित उपन्यास मैला आंचल का, जिसका लोकार्पण जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में किया गया। जापानी भाषा में मैला आंचल का अनुवाद लेखक युइचिरो मिकी ने किया है। अब मैला आंचल को जापानी भाषा में भी पढ़ा जा सकेगा। रेणु के पुत्र दक्षिणेश्वर राय बताते हैं कि जापानी पत्रकार और साहित्यकार युइचिरो मिकी 1991 में रेणु गांव आए थे कुछ देशज शब्दों के अर्थ जानने को जो डिक्शनरी में नहीं मिल रहे थे। तभी उनको मैला आंचल के अनुवाद की अनुमति दी गई। जो रेणु ने एक लोक भाषा लिखी है अथी, दूसरा है खोप समेत कबूतराय नमा, तो ये दोनों ही चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसका अर्थ क्या होगा। और उन्होंने तमाम जो शब्दकोश होते हैं हिंदी के सभी जगह ढूंढा, उनको निराशा ही हाथ लगी, चूँकि ये मिलना भी नहीं था, चूँकि ये तो आंचलिक शब्द हैं। तो इसको लेके वो रेणु गाँव आए थे और उसी दरमियान उनको यहाँ पे मेरे बड़े भाई के द्वारा अनुमति भी प्रदान किया गया था जापानीज भाषा में अनुवाद के लिए। वैसे तो आंचलिक और देशज अंदाज को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने वाले फणीश्वर नाथ रेणु के चाहने वाले पूरे विश्व में हैं। रेणु के आंचलिक साहित्य को रशिया और अमेरिका में भी खूब पसंद किया जाता है। हिंदुस्तान की अपनी आंचलिक भाषा विभिन्न भाषाओं में है। हर प्रदेश का अपना अपना एक अंचल विशेष पर एक भाषा होती है, तो उसको इन्होंने मुखर किया, सामने लाया। पहला व्यक्ति, पहला लेखक हुए हिंदुस्तान में जो आंचलिकता को आगे लाए, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या यूपी का हो, बंगाल का हो, कहीं का भी हो। एक माध्यम बना मैला आंचल आंचलिक उपन्यास। मैला आंचल के जापानी भाषा में अनुवाद पर रेणु के गांव में खुशी का माहौल है। इस खुशी के मौके पर न्यूज 18 की टीम भी फणीश्वर नाथ रेणु के घर तक पहुंची। अभी हम मौजूद हैं फणीश्वर नाथ रेणु के वो पैतृक आवास और उस कमरे में जहां पर कभी फणीश्वर नाथ रेणु ने 1954 में मैला आंचल की रचना की थी और उसके बाद देश ही नहीं पूरे दुनिया में जो है नाम हुआ था उस उपन्यास का और कई भाषाओं में जो है फिर उसकी रचना अलग अलग लेखकों ने की है। साहित्य जगत में आंचलिक भाषा को स्थापित करने वाले फणीश्वर नाथ रेणु एक साहित्यकार के साथ साथ क्रांतिकारी भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन और जेपी आंदोलन के साथ साथ उन्होंने नेपाली क्रांति में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उनके उपन्यास मैला आंचल का जापानी भाषा में अनुवाद होना बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक